स्वागत है आप सभी का इस mahindraguru.com में, जहां पर हम लोग आज बात करेंगे SBI ST नंबर 16 में और बात करेंगे मैथ्स की। देखिए कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम्स के लिए और आप सभी को पता है कि SBI क्लर्क का एग्जाम होने ही वाला है। तो इस ST के माध्यम से आज हम लोग बात करेंगे उन टॉप T20 क्वेश्चंस की जो काफी बच्चों को प्रॉब्लम फेस हुई है इन क्वेश्चंस में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इन क्वेश्चन में क्या ट्रिक होनी चाहिए। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से मिल सकते हैं, इनइक्वालिटी भी रहेगा यहाँ पे और साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ ट्रिक क्या होनी चाहिए, इसी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है नंबर सीरीज से। जैसा कि हमने बताया था कि 5 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो क्वेश्चन है कि 427 426 418 391 देन क्वेश्चन मार्क 202 प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए नंबर सीरीज को करने का सबसे अच्छा जो लॉजिक मैंने बताया था वो यही है कि सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इस नंबर सीरीज में लॉजिक क्या है। मतलब सबसे पहला काम जो आपको नंबर सीरीज में करना है वो करना है कि सबसे पहले जाइए डिफरेंस के साथ। देखिए यहां पर पहला नंबर है 427 426। अगर यहां पर हम नजर डालें तो अंतर कितने का है, -1 का। यहां पर जो अंतर है वो कितने का है, देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 8। ऐसे ही हमने देखा कि यहां पर जो अंतर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हमें कितना, 27। तो जब हमने देखा कि जो अंतर हमने चेक किया तो यहां से 1, यहां से 8 और यहां से 27। और जब हमने अंतर देखा तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो ये संख्याएं हमने लिखी हैं ये क्या है, वर्ग है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं ये -1 का क्यूब है, इसी को लिख सकते हैं ये 2 का क्यूब है और इसी को लिख सकते हैं ये 3 का क्यूब है। तो हमने क्या देखा कि पहली संख्या में अगर आप -1 के क्यूब को माइनस करो तो आपको अगली संख्या मिल रही है। ऐसे ही यदि इसमें 2 का क्यूब माइनस करेंगे तो आपको तीसरी संख्या मिल रही है और तीसरी संख्या में अगर 3 का क्यूब माइनस करोगे तो चौथी संख्या मिल रही है। यानी इस नंबर सीरीज का जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है, -1 का क्यूब, -2 का क्यूब, -3 का क्यूब एंड सो ऑन चलेगा। क्वेश्चन मार्क की अगर बात करें, देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 4 का क्यूब। अगर हमें अगली संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 391 में से 4 का क्यूब माइनस कर दीजिए और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहां से हमने सॉल्व किया, 11 में से 4 गए 7 और यहां से हमने देखा 8 में से 6 गया 2, ठीक। और यहां से हमें कितना मिलेगा, 3। तो हमने चेक किया कि हमें यहां से जो संख्या मिली वो कितनी है, 327। ऑप्शन पर अगर एक नजर डालें तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, 327 है, जिसका मतलब ये है कि इस नंबर सीरीज का जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 327। तो सबसे पहली अप्रोच आपको चेक करना है कि अंतर में कुछ लॉजिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे आप देखोगे आपने अंतर को चेक किया, अंतर से आपको 2 या 3 लॉजिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। नंबर सीरीज इसमें दिया गया है, देखिए सेम चीज है। सबसे पहले हमें चेक करना है डिफरेंस। जैसे हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस से कुछ हमें क्लियर हो जाता है कि अगली संख्या किस रूप में होने वाली है। इसी पर अगर नजर डालें तो यहां से देखिए जो अंतर है, कितना अंतर है, 21। हमने देखा कि जब 42 में 21 जोड़ दिया तो कितना मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। जब 63 में कितना जोड़ना है, 63 ही जोड़ना है, तभी कितना मिलेगा, 126 मिल जाएगा। यहां पर जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि 15 में से 6 गए कितना हो जाएगा, 9। और यहां से 10 में से 2 गया 8 और यहां से 2 में से गया 1। तो हमने देखा कि देखिए ये चल रहा है 21 और ये 63 और देन ये 189। 21 दिया 63 63 दिया, तो एक लॉजिक तो ये भी कुछ चल रहा है कि भाई पहले यहाँ पे 21 था फिर 63 हो गया, फिर 189 इसका 3 का मल्टीपल है, ये इसका 3 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से भी कुछ लॉजिक हो सकता है। तो एक लॉजिक देखो ये भी हो सकता है, यहाँ पर ये 42 है, ये 63 है। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 63 के अगर 2 में आप गुणा करो तो आपको 126 मिलेगा। तो अगर हमने लॉजिक देखा कि अगर हम 42 की मल्टीप्लाई किससे करें, 1.5 से, तो भी हमें क्या मिल जाएगा,
63 मिल जाएगा। जब 42 की गुणा हमने 1.5 से करी तो हमें कितना मिला 63, और इस 63 की जब हमने गुणा किससे करी 2 से करी तो हमें कितना मिल जाएगा 126। तो क्या पता लॉजिक ये भी हो सकता है कि 1.52 अगर चेक करें तो 126 की गुणा हमें किससे करनी है फिर 2.5 से, और जब हम 126 की गुणा 2.5 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 315। तो हमने देखा कि लॉजिक जो चल रहा है यहां पर वो चल रहा है 1.5 into 2 then 2.5, नेक्स्ट वन विल बी 3। सो अगला जो वैल्यू होगा यहां से वो हो जाएगा 315 की गुणा किससे करनी है 3 से, तो यहां से मिला 15 3 45 और ये 345, देखिए सॉरी 945। तो यहां से हमने देखा कि लॉजिक जो इसमें था सबसे पहले डिफरेंस चेक किया, ये भी लॉजिक पॉसिबल है। देखिए एक नंबर सीरीज के एक से दो अधिक लॉजिक हो सकते हैं। लॉजिक इसमें ये भी था कि 21 63 189, सेम यहाँ पर जो आ रहा था वो इसका मल्टीपल जा रहा था, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते थे कि जो अगला नंबर है वो मल्टीपल भी चल रहा है 3 का। तो आप ऐसा भी बोल सकते थे कि अगर आपको ये संख्या निकालनी है इससे बाद वाली तो आप कीजिए 3 की गुणा कर दीजिए, ऐसा भी लॉजिक है। देखिए पहले यहाँ पे 21 था, 21 की गुणा किससे करी 63 से, तो 63 की गुणा जब 3 से करी तो आपको 189 मिला। तो ऐसे हमने देखा कि आप 315 गुणा 3 से करोगे तो नंबर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब एक लॉजिक ये भी कुछ बन सकता था, लेकिन जो बेसिक लॉजिक यहाँ पर वो था कि 1.5 से गुणा होनी चाहिए, फिर 2 से 2.5 और उसके बाद 3 और फिर 3.5। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा पहली संख्या कितनी है, यहाँ पर पहली संख्या हमको दी गई है कितनी 5, फिर है हमारा 348, फिर हमारा कितना है, देखिए पहली संख्या थी हमारी 2, फिर 14 40 132 और 540। कैसे करेंगे देखिए समझे। सबसे पहले आपको चेक करना है यहां पर क्या अंतर, यहां पर देखिए इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है 12 का। यहां पर जो अंतर है वो कितने का है, देखिए 10 में 4 गया 6 और 3 में से गया 2। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 प्लस कितना 12, कितना हो जाएगा 14। फिर हमने देखा जो अगली संख्या 40 है इसको हमने लिखा 14 की मल्टीप्लाई 2 से करी, और जब 12 ही अगर हम जोड़ दे तो हमें कितना मिल गया 40, 14 दूनी 28 प्लस 12 40। ऐसी ही अगर देखिए 40 गुणा हो जाएगा 3 कितना 120, और ये प्लस कितना कर दीजिए 12, तो यहां से मिलेगा 132। अब लॉजिक आपको क्लियर हो रहा है, जो यहां पर लॉजिक है गुणा 1 प्लस 12 गुणा 2 प्लस 12 गुणा 3 प्लस 12, तो जो अगली संख्या होगी यानी जो प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा वो क्या आएगा 1 2 3 4 5 गुणा करनी है किससे 5 से, 540 गुणा 5 और प्लस कितना 12। देखिए 5 चौको 20, यहां से मिलेगा कितना 2700 और यहां से मिलेगा प्लस 12। ऑलराइट, और यहां से हमने देखा कितना मिल जाएगा 2712। तो हमने देखा कि इस नंबर सीरीज का जो लॉजिक था वो चल रहा था कि मल्टीपल 1 और एक कांस्टेंट टर्म हम यहां पर ऐड कर रहे थे। तो ऐसी नंबर सीरीज भी आपको देखने को मिल सकती है जहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा और एक कांस्टेंट टर्म का एडिशन या एक कांस्टेंट टर्म का सब्ट्रैक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। राइट, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है 27 12। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी हमें दिया गया है नंबर सीरीज से। सेम चीज आपको करनी है, आप पहले चेक कीजिए अंतर चेक करने के बाद हमें देखना है कि ये बन क्या रहा है। तो इसी पर नजर डालें, इन दोनों का जो अंतर है 343, यहां पर जो अंतर है 14 में से 8 गया 6, देन 5 में से 4 गया 1 216। फिर अगर आगे हम एक स्टेप और प्रोसीड करें तो यहां से 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा 5 और ये 2 125। जब हमने इन तीन संख्याओं को देखा तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जो 343 है ये क्या है, ये 3 का क्यूब है, सॉरी 7 का क्यूब है, 6 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। तो यहां से हमने देखा कि ये है 7 का क्यूब, ये है 6 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब। अगर अगले नंबर को भी चेक करें तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना मिल रहा है हमको 64, जो कि क्या है 4 का
क्यूब। अब लॉजिक हमने देखिए क्या देखा यहां से, अगर 5 में आप 7 का क्यूब जोड़ोगे तो आपको 348 मिलेगा। इस 348 में जब आप 6 का क्यूब जोड़ोगे तो आपको इतना मिलेगा, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब। यानी जितनी भी ये संख्याएं हैं प्लस हो रहा है इसमें। 7 के क्यूब से हमने शुरू किया, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। अगली संख्या अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 का क्यूब हमें जोड़ना होगा। तो अगली संख्या हो जाएगी हमारी 753 प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। जोड़ दीजिए, 7 और 3 कितना, 10, 5 और 2 7 और 1 8, और यहां से हमें कितना मिल जाएगा, 780। तो ऑप्शन पर अगर नजर डालें, देखिए पांचवा ही ऑप्शन दिया गया है जो क्या है, 780। तो इस नंबर सीरीज में हमने देखा कि जो लॉजिक है यहां पर, लॉजिक क्या है कि आपको चेक करना है पहले अंतर। देखिए बहुत सारी, आप कह लीजिए कि एक या दो नंबर सीरीज एग्जाम में आपको ऐसी मिलेगी जिसका जो डिफरेंस होगा वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या परफेक्ट स्क्वायर की कोई सीरीज माइनस हो रही होगी। तो ये कुछ चुनिंदा बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है जब आप एग्जाम्स कर रहे हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न पर नजर डालें, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है, एक लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। उससे कहा गया कि आप 50 से गुणा कीजिए, उसने उसे 30 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार जो प्राप्त उत्तर या सही उत्तर से 400 कम आया है। जो उत्तर उसको मिला सही उत्तर से कितना मिला, 400 कम मिला। तो जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या क्या है। देखिए हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, हमारी x है। पहले हमें गुणा करना था किससे, तो हमने बोल दिया कितना हो जाएगा, 50x। पहले गुणा करना था 50 से, तो हमने बोल दिया कितना हो गया, 50x। लेकिन गलती से उसने कितना कर लिया, 30 से गुणा, तो कितना हो जाएगा वो 30x। अगर वो 50 से गुणा करता तो जो उसको आंसर मिलता, फिर उसने 30 से किया, जो आंसर मिला, और उन दोनों का ही जो अंतर है वो कितना है, 400। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 400। इक्वेशन कैसे बनाई हमने, x मान लिया, 50 गुणा 30 गुणा, और दोनों का अंतर ही क्या था, 400 था। यहां से हम सॉल्व करेंगे, 20x बराबर हो जाएगा 400 और x बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो ऑप्शन पर नजर डालिए, देखिए दूसरा ही ऑप्शन दिया गया है 20 आंसर। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, आप कुछ मत कीजिए, आप x मान लीजिए, गुणा 50 से करनी थी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से करने 30 से कर दिए, और दोनों का अंतर किसके बराबर कर दीजिए, 400 के बराबर। वहां से आपको जो x का मान मिलेगा वही आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न पर अगर नजर डालें तो क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए एक या दो क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम कंसेप्चुअल मेथड से अगर करेंगे बहुत समय लगेगा। हम इस क्वेश्चन को करेंगे ट्रिक से। ट्रिक क्या होती है हम आपको बताएंगे। ट्रिक जब आप इसमें यूज करोगे तो आंसर विद इन अ मिनट आएगा। देखिए कैसे, 15 वर्षों में क्या हो रही है, दुगनी, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला, इसकी ट्रिक जो रहेगी वो रहेगी n2 बराबर n1 की पावर t2 बटे t। ट्रिक क्या बताई हमने आपको, n2 बराबर n1 की पावर t2 बटे t1। ये n2 n1 t2 क्या है, n2 है हमारा नंबर ऑफ टाइम्स दूसरे वाले केस में, या नंबर ऑफ जितने गुना हो रही है वो कितना है दूसरे में, और n1 नंबर ऑफ टाइम फर्स्ट केस में, और t2 है हमारा टाइम या कह लीजिए ईयर दूसरे केस का, t1 नंबर ऑफ ईयर फर्स्ट केस का। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। n2 हमारे पास में का मतलब दूसरे केस में कितने गुना हो रही है, 8 गुना। ठीक, हमने n2 बराबर 8 रख दिया। n1 कितनी हो रही थी, 2, तो हमने इसको 2 रख दिया। t2 कितना है, t2 हमें निकालना है तो हमने इसको t2 नाम दिया, और t1 कितना है, 15 है। सॉल्व जब हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब,
इसको लिखा हमने 2 का क्यूब बराबर 2 की पावर T2 बटे कितना हो जाएगा 15। अब देखिए जब ये 2 की पावर 3, 2 की पावर T2 बटे 15 आप सॉल्व करोगे तो हम कह सकते हैं कि जो 3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा T2 बटे 15 के बराबर। तो यहां से देखा 3 बराबर T2 बटे 15 और सॉल्व जब किया तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 45। तो हमने यहां से देखा जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो कितना है 45 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन पर नजर डालें तो दूसरा ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो इस प्रश्न का सही आंसर है, जिसका मतलब ये है एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए आप इस ट्रिक के साथ जाइए, आंसर विद इन मिनट आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस क्वेश्चन पर नजर डालें। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज से आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हालांकि एक बार क्लर्क में भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें एसबीआई एग्जाम क्लर्क की, क्वेश्चन क्या है जान लेते हैं। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और आप दशमलव को 2 स्थान तक ले सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, लड़के कितने हैं हमारे पास में 1000, लड़कियां कितनी है हमारे पास में 800। कितने लड़के उत्तीर्ण हुए 60%, 1000 का 60% कितना हो गया 600। 600 बच्चे उत्तीर्ण हो गए। 800 लड़कियां थी, 50% का मतलब कितना हो गया 400। ठीक, अब देखिए 1000 लड़के 800 लड़कियां कुल कितने हो गए 1800, यानी 1800 कुल विद्यार्थी यानी परीक्षार्थी थे। 600 400 पास हो गए तो कितने पास हो गए 1000 बच्चे पास हो चुके, तो फेल कितने होंगे 800। 800 बच्चे फेल हैं। अब परसेंटेज निकालना है, ये 800 किस पे काउंट होंगे 1800 पे काउंट कर दीजिए, और जब आप यहां से सॉल्व करोगे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 4 बार और ये 2 से 9 बार जब सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 44.44.44%। तो यहां से हमने देखा करना कुछ नहीं था, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 1000 लड़के 800 लड़कियां 600 400, 1000 बच्चे पास हो चुके हैं 1800 में से, तो कितने फेल होंगे 800। कितना परसेंट है 1800 का 44.44%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है औसत से। अच्छा क्वेश्चन से देखिए हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, हम यहां पर आपको ट्रिक बता रहे हैं कि आप एग्जाम में जो वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन है उसको ट्रिक से कैसे जल्दी सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन में भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। पहले जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 27 है। 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 27 है। फिर कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है। देखिए 5 संख्याओं का जो औसत है वो है 27। यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया तो औसत कितना हो गया 25। अब कैसे बताएंगे, ट्रिक बता रहे हैं सीधे। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिले सीधे ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक है आपको जब भी क्या निकालना है एक्सक्लूड नंबर निकालना है। जब भी आपको एक्सक्लूड नंबर निकालना है या आपको हटाई गई संख्या निकालना है, हमने उसको नाम दे दिया ई। फॉर्मूला होगा a प्लस में n इंटू बी। जब भी आपको एक्सक्लूड नंबर निकालना है तो फॉर्मूला चलेगा a प्लस में n इंटू डी। ए यहां पर हो जाएगा नया वाला औसत, और नया वाला औसत जो है वो कितना है 25 है। n का मतलब कितनी संख्याएं हैं, पहले कितनी संख्याएं थी 5 संख्याएं थी, और d का मतलब है जो औसत का अंतर है। औसत का अंतर कितना है 25 27 के बीच का अंतर कितना है 2, तो मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 25 प्लस 10, आंसर हो जाएगा आपका 35। तो हमने देखा ये ट्रिक फॉलो करेगी आपकी। जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत है या 10 संख्या है, कुछ भी संख्या आपको दे रखी है, एक संख्या पूछ रहा है हटा दी जाएगी, तो वो संख्या अगर निकालनी है आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपका आंसर विद इन सेकंड आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए
अगले प्रश्न पर अगर नजर डालें तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर बात करें एसबीआई की, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एसएससी में भी पूछा जा चुका है कई बार। तो क्वेश्चंस देखिए एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को अगर आपको करना है तो हम आपको सीधे ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक आप कैसे फॉलो कीजिए, आंसर बहुत जल्दी आए। अब क्वेश्चन क्या है जान लेते हैं पहले। किसी वृत्तीय पहिए की जो त्रिज्या है वो है 1.75 मीटर। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या हमें दी गई है, जब ये 11 किलोमीटर चलेगा तो कितने चक्कर या कितने रेवोल्यूशन ये लगाएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमको निकालने हैं, इन चक्करों की संख्या हमको निकालनी है। सीधे सीधे हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हो, नाम दे दिया एन। ट्रिक रहेगी डिस्टेंस आपको ऊपर लेना है और नीचे आएगा 2 पाई आर। जब भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है डिस्टेंस ऊपर रहेगा, नीचे आएगा 2 पाई आर। डिस्टेंस हमारी यानी जो हमारी दूरी है वो कितनी है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर दूरी है और त्रिज्या है हमारी मीटर में। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मीटर में है और वो किलोमीटर में है। या तो उसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, आसान काम जो रहेगा किलोमीटर को मीटर में। कैसे आइए समझते हैं। देखिए डिस्टेंस हमारा था 11 किलोमीटर का मतलब हमने किससे गुणा कर दी 1000 से, तो क्या निकल के आएगा हमारा मीटर में। यहां से 2 वैल्यू हो जाएगी 22/7 और ये कितना है 1.75। सही है। अब देखिए सॉल्व जब हमने किया ये फिर 2 जीरो और ऊपर चली जाएंगी, तो यहां से सॉल्व किया 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 और यहां से 11 से भी काट लीजिए 2 तो 400, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे। तो यहां से कितना बचा सिर्फ 1000। तो हमने सॉल्व किया, आंसर कितना मिल गया 1000 चक्कर वो लगाएगा। ऑप्शन पर नजर डाले, देखिए तीसरा ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है 1000। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो कितना हो जाएगा 1000। तो ट्रिक हमने क्या बताई, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो n बराबर क्या करना है डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। बस इस ट्रिक को ध्यान रखिए, एग्जाम में जब भी जाओ, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए, आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 5200 रुपए तथा 7 वर्षों में 5680 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से भी हम कर सकते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन को करने के आपके पास में 2 तरीके हो सकते हैं या मैक्सिमम 3-4 भी तरीके हो सकते हैं। एक होता है आपका कंसेप्चुअल मेथड और एक होता है आपका ट्रिकी मेथड। एग्जाम में हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा अगर हमारे पास में ट्रिकी मेथड हो, हमारा समय भी कम लगेगा और हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे कम समय में। यानी हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम ट्रिकी बेस वाले क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें। तो इसी क्वेश्चंस पे अगर बात करें बेसिक से भी बन जाएगा नो डाउट, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रिक की। पहले जान लेते हैं बेस से कैसे बनाएंगे। देखिए 5 वर्षों में हो रही है 5200 और 7 वर्षों में हो रही है 5680। हमने जब यहां से अंतर लिया तो यहां से हमें मिला कि 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए 0 और ये 8, 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा 4। यानी 2 वर्षों में जो हो रहा है यहां से वो कितना हो रहा है 480। ये क्या है, ये है कि 2 वर्षों में जो एसआई है वो कितना है 480। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 480 है, तो 1 वर्षों का साधारण कितना हो जाएगा 240। आप देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज 240, 5 वर्ष की आपको राशि दे रखी है। अगर 5 वर्ष का आप साधारण ब्याज निकाल लो, आपका मूलधन निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। कैसे, देखिए 1 वर्ष का 240 है, 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 1200। 5 वर्ष का एसआई, 5 वर्ष की अमाउंट हमें निकालना है। प्रिंसिपल दोनों का रिलेशन हमें पता है कि जो प्रिंसिपल होगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहां से हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना हो जाएगा 4000। अब देखिए प्रिंसिपल हमें मिल गया, एसआई हमारे पास में है, हम रेट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एसआई हमें यहाँ से कितना मिला है 240 हमने ले लिया, क्योंकि अगर हम 1 वर्ष का लेंगे तो समय हमें 1 वर्ष लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल जो हमने यहाँ से निकाला 4000,
रेट नहीं पता, समय 1 साल बटे कितना हो जाएगा 100। यहां से आप सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो यहां से जो रेट हमको मिला वो कितना मिलेगा 6%। तो ये हमने देखा कि ये इसका बेसिक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहले 5 साल का फिर 7 साल का अंतर हमने लिया, 1 वर्ष का एसआई, 5 वर्ष का एसआई निकाला, प्रिंसिपल ज्ञात किया, प्रिंसिपल ज्ञात करने के बाद हमने वहां से रेट निकाला। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ट्रिक से कैसे बनाएंगे क्वेश्चन ये उठता है। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्रिक इसकी होगी, जब भी आपको रेट निकालना है, फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, 100 ऊपर हो जाएगा A2 माइनस A1 और नीचे हो जाएगा A2 T1 माइनस T1 T2। ये इसकी ट्रिक है। जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन मिले आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आंसर आएगा। देखिए 100 A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम कर रहे हैं, यहां से आपको मिलेगा 480। ऐसे ही आप A2 T1 सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं, यहां से आपको मिलेगा ये कितना मिल जाएगा, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आंसर जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 6%। तो ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हालांकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर दी, तो आप क्या करोगे, 100 पिक किया, A2 माइनस A1 और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एंड डिफरेंस, तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 6%। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें, देखिए अगला क्वेश्चंस भी जो हमें गिवन है वो किससे गिवन है, एसआई से। क्वेश्चन क्या है, देखिए जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन परसेंटेज की फॉर्म में आए तो बस एक बात अपने ध्यान में रखिए, वो बात ये है, जब भी डेटा परसेंटेज की फॉर्म में हो तो आप उसको 100 मान लीजिए। जब भी कोई डेटा परसेंटेज की फॉर्म में हो तो आप क्या कर लीजिए, आप 100 मान लीजिए। 100 मानने से कहानी आसान हो जाती है। कैसे, आइए समझते हैं। हमने मान लिया कि उसके पास धन कितना था, 100%। क्वेश्चन को अगर जान ले, क्वेश्चन है क्या, एक आदमी अपनी आय का 1/5 5% की दर पर निवेश करता है, 1/6 आय का 8% पर निवेश करता है और अपनी आय का बचा हुआ 10% पर निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय का ब्याज 260 रुपए है तो उसके पास धन कितना था। कैसे करेंगे, देखिए 1/5 रखता है कितने परसेंट पे, 5% पे, 1/6 करता है 8% पे, कितना बच गया, 1/5 1/6 कितना हो गया, 11/30, कितना बचा 19/30 और ये 19/30 कितने पे करता है, ये 10% पे। और इन सबका जो योग है वो कितना है, 260 रुपए। क्या किया हमने, 100% मान लिया था, 1/5 5%, 1/6 सॉल्व किया। यहां से देखिए हो जाएगा आपका 1% और यहां से हो जाएगा ये 2 से 4 बाय और यहां से हो जाएगा 19/3% का मान किसके बराबर, 260 के बराबर। आप इसको हल कीजिए, 3 आपने एलसीएम लिया तो 3 और 4 7 और 19 कितना हो जाएगा 26। तो हम बोल सकते हैं 26/3% का मान कितना हो जाएगा 200 का। और हमें क्या चाहिए 100%, तो यहां से 100% कितना हो जाएगा हमारा, 26 से 26 कैंसिल, तो 100% का जो हमको मान यहां से मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 3000। तो ऑप्शन पर नजर डालें, साफ साफ दिखाई दे रहा है तीसरा ही ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर। सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये था कि आप क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। जब आप 100 मान लोगे तो आप देखोगे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। यदि x मानोगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 2-3 स्टेप और बढ़ जाएंगे। चलिए नजर डालते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमको दिया गया है इनइक्वालिटी से। जैसा कि हमने बताया था कि इनइक्वालिटी से भी कम 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस एसटी में हमने उन 2 क्वेश्चंस को चुना है जो इंपॉर्टेंट हैं और जिसमें काफी बच्चों को परेशानियां हुई हैं। तो अगर नजर डालें, देखिए करना क्या है, आपको 2 इक्वेशन दी जाती हैं, इस फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको एक ऑप्शन पिक करना होता है। ये 5वां ऑप्शन आप तब पिक करते हो जब दोनों के साइन बदल जाए, रिलेशन क्या आ जाए, इक्वल टू आ जाए। एक क्वेश्चन अगर समझे तो और कहानी क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, x² बराबर 1764, y बराबर √1764। क्या रिलेशन होगा, देखिए ये हमें गिवन है 2 इक्वेशंस, हमें पहले इनको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बस एक बात ध्यान रखिए, जिस इक्वेशंस की जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी वैल्यू होती है। यहां पर डिग्री कितनी है? 2, यानी यहां पर x के 2 मान आएंगे। डिग्री कितनी है? 1, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। यहाँ पे काफी बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, वो कहते हैं कि दोनों सर सेम ही है तो आंसर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आंसर क्या होगा? देखिए, यहां से 2 वैल्यू आएंगी, दिखाई दे रहा है कि किसका वर्ग है? 42 का, तो एक वैल्यू 42, तो एक आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस का। प्लस माइनस ही क्यों लिया? सुनिए, अगर आप इसी चीज को लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1764 बराबर 0। अगर आप x का मान प्लस 42 पुट कीजिए तब भी 0 मिलेगा, x का मान माइनस 42 कीजिए तब भी आपको 0 मिलेगा। तो यानी दोनों वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशंस को। तो यहां से x की 2 वैल्यू मिलेंगी, प्लस 42 और माइनस 42। ऐसे अगर इसको देखें, y बराबर कितना है? रूट 1764। तो यहां से सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी और जो एक वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? प्लस की होगी। हमेशा एक वैल्यू मिलेगी जब रूट होगा, वो कौन सी होगी? प्लस का होगा। कंपैरिजन करना है, देखिए कंपैरिजन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या एक चार्ट बना के भी कंपेयर कर सकते हो। देखिए कैसे, ये आपने लिखा 42 और ये माइनस का 42, 42 और ये 42 दोनों बराबर हैं और इसमें कौन बड़ा है? y बड़ा है। तो कंक्लूजन निकल के आया x लेस देन इक्वल टू y। राइट, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों सेम मान लेते हैं और ऑप्शंस 5 के साथ जाते हैं, जो कि हमारा CND होता है। आंसर CND बिल्कुल नहीं है। आंसर क्या है? x लेस देन इक्वल टू y। बस ध्यान ये देना है कि डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू, डिग्री 1 है तो 1 वैल्यू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस 24 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 8 रूट 3 वाई प्लस 45 बराबर 0। देखिए क्या करना है। काफी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी इसको पिक करने में कि इसके रूट्स के फैक्टर कैसे निकालें। देखिए इनइक्वालिटी की जब वीडियो हम लोगों ने लॉन्च की थी तो वहां पर हमने बताया था कि आप साइन चेक करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। देखिए माइनस माइनस साइन है, वहां पर माइनस प्लस साइन है, माइनस माइनस साइन है और उस वाले में क्या है? माइनस प्लस साइन है। इस तरह से जब भी ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं तो आंसर हमेशा क्या होता है? RST। माइनस माइनस साइन और वहां साइन क्या है? माइनस प्लस। तो इस केस में जब भी आपके पास में कंडीशन हो तो आंसर क्या रहेगा? CND। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि बिना साइन चेक किए, अगर हम श्योर नहीं है इस बात पर तो हम फैक्टर्स निकाल के भी कंपेयर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे आइए जान लेते हैं। रूट के फैक्टर कैसे निकालने हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, समझना ध्यान से। 24 को आप डिवाइड कीजिए रूट 2 से। जब 24 को आप रूट 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 12 रूट 2। 24 को जब रूट 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला? 12 रूट 2 मिला। इस 12 को भी आप रूट को भी नेग्लेक्ट कर दीजिए, सिर्फ 12 को देखिए। 12 के 2 नियरेस्ट फैक्टर बताइए। 2 कौन कौन से मिले हमको? 4 और 3। तो रूट 2 तो आना ही आना है। तो एक नंबर 4 रूट 2 हो गया, एक नंबर 3 रूट 2 हो गया। 2 फैक्टर मिल गए। अब कौन सा प्लस कौन सा माइनस? यहां पर साइन को देखिए, साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब बड़ा वाला नेगेटिव होगा, छोटा वाला पॉजिटिव होगा, तभी नेगेटिव होगा। तो हमें नंबर कौन से मिले? माइनस 4 रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 2। और साइन बदलते हैं, बदल दीजिए। 4 रूट 2 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस। देखिए फैक्टर्स हमने कितना जल्दी निकाला। ट्रिक क्या थी? रूट 2 से डिवाइड कीजिए, 12 रूट 2 बचा। इस 12 रूट 2 में भी रूट 2 को हटा दीजिए। 12 के 2 नियरेस्ट फैक्टर कौन कौन से हैं? 4 और 3। रूट 2 लगा दीजिए, नंबर मिल गए दोनों। ठीक, यहां से कौन प्लस कौन माइनस? चिन्ह को देखिए, माइनस का तो बड़ा वाला माइनस का हो गया, छोटा वाला प्लस का हो गया। सॉल्व करोगे यही मिलेगा आपको। और यहां से चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और यहां से आपको किसके मान मिल गए? ये मिले आपको x के मान। ऐसे ही आप निकालोगे किसके मान? y के मान। y के मान आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किससे? रूट 3 से। रूट 3 से आप कैसे डिवाइड करोगे? देखिए 45 को जब रूट 3 से आप डिवाइड करोगे
तो आपको मिलेगा यहां से 15√3। 15√3 आपको यहां से मिल जाएगा। अब क्या करना है, 15 के दो नियरेस्ट फैक्टर कौन कौन से, 5 और 3। अब वहां पर क्या है, माइनस है, और वहां पर क्या है, प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो ये 5√3, ये भी 3√3 हो जाएगा, और चिन्ह क्या है, बदल जाएंगे, तो दोनों साइन हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव। तो y के भी मान मिल गए, x के भी मान मिल गए। डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हो, चाहे चार्ट भी बना सकते हो। तो चार्ट हमारा कैसे बनेगा, देखिए x और ये y, यहां से देखा 4√2 और यहां से देखा 4√2, और ये माइनस का 3√2, माइनस का 3√2, इसको देखा प्लस का 5√3, प्लस का √3, और ये प्लस का 5√3, और ये प्लस का हो जाएगा 3√3। अब देखिए 4√2 5√3 में कौन बड़ा है, देखिए √2 की जो वैल्यू होती है 1.4 समथिंग होती है, 1.4 इंटू 4 5.6, और ये मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना, √3 1.73, तो ये हो जाएगा कितना, 8 पॉइंट समथिंग। तो इस केस में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए 4√2 कितना हो जाएगा, 5.6, और यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 5.1। इस केस में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। साइन जैसे ही हमारे अपोजिट हुए तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी एंड डी, यानी रिलेशंस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, रिलेशंस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। तरीका क्या है करने का, रूट के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, डिवाइड कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, उसके बाद में दो नियरेस्ट नंबर देखिए, फिर वहां से साइन प्लेस कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है हमें किससे, डेटा सफिशिएंसी से। डेटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चूंकि ये एसबीआई है तो एसबीआई में डेटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी में क्या करना होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, कुछ स्टेटमेंट या कथनों के माध्यम से आपको कुछ जानकारियां दी गई होती हैं। आपको निर्णय लेना होता है कि कौन सा कथन पर्याप्त है उत्तर देने में। यदि केवल पहला ही स्टेटमेंट सफिशिएंट है, दूसरा नहीं है, तो पहला ऑप्शन। यदि केवल दूसरा ही पर्याप्त है, पहला नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन। यदि क्या है, यदि क्या केवल कथन फर्स्ट और केवल दोनों पर्याप्त है, आइदर और की कंडीशन अगर बन रही है, तो तीसरा। चौथे में दोनों ही पर्याप्त नहीं है, और पांचवा कि दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है लेकिन अलग अलग पर्याप्त नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन अगर नजर डालें तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या है। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। काफी बच्चों को एग्जाम्स में ये भी प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्वेश्चन तो ट्रेन टॉपिक का है और ट्रेन तो हमें ऐसा करवाया ही नहीं है। तो ध्यान देना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ध्यान देने वाली बात बस यही है कि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और डेटा सफिशिएंसी में सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं, आपको स्टेटमेंट चेक करना है किस स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। इसी पर नजर डालें। हमें निकालनी है प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन ने क्रॉस किया प्लेटफॉर्म को, तो कंडीशन कौन सी होती है, L1+। ठीक, देखिए s बराबर क्या है हमारा, स्पीड। पहले स्टेटमेंट पर नजर डालें तो स्पीड कितनी है हमारी, 54 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। L1 नहीं पता, L1 हमने कह दिया 800, L2 हमें नहीं निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई, और T हमें नहीं पता स्टेटमेंट फर्स्ट से। तो पहले स्टेटमेंट से अगर हम नजर डालें तो ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है, और इस कंक्लूजन से भी हमको L2 नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास में वेरिएबल कितने हैं, 2। इक्वेशन है, एक सॉल्व नहीं होगा। क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। ट्रेन प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार करती है, और दूसरे स्टेटमेंट में क्या गिवन है, समय भी गिवन है, मतलब T हमको मिल गया। 2 × 120 किया मतलब सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से टाइम मिल गया। अब इक्वेशन एक, वेरिएबल एक हो गया, सॉल्यूशन मिल सकता है, तो यहां से हम L2 इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमें L2 निकालना नहीं है, बस हमें स्टेटमेंट चेक करने हैं किस स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है।
हमने देखा पहले और दूसरे को मिला के आंसर आएगा, which means जिसका मतलब है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर टुगेदर, दोनों को साथ को जोड़ने पर ही हमें आंसर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि दोनों ऑप्शन को जोड़ने पर ही हमें आंसर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न भी हमें दिया गया है डेटा सफिशिएंसी से और क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क से। डेटा सफिशिएंसी जो मोस्टली टॉपिक कवर करता है वो टाइम एंड वर्क, ट्रेन और आपके देखिए, हालांकि हम कहते हैं कि डेटा सफिशिएंसी में पूरी मैथ्स आती है, लेकिन मोस्टली आप ट्रेन ले लीजिए, टाइम एंड वर्क ले लीजिए, SI CI ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, यहां से मैक्सिमम टॉपिक कवर होते हैं हमारे डेटा सफिशिएंसी के। और टाइम एंड वर्क ट्रेन से तो मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछता है वो। तो अगर टाइम एंड वर्क, ट्रेन और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कह लीजिए और आपका SI CI कह लीजिए, इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से करके जाओ तो हम कह सकते हैं कि आपका डेटा सफिशिएंसी भी कवर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। चलिए इस पर नजर डालें। मोहित एक काम को 20 दिनों में करता है, 8 दिन बाद शुभम भी काम में सम्मिलित हो जाता है, काम कितने दिनों में समाप्त होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़िए। शुभम को काम पूरा करने में मोहित से दुगना समय लगता है। शुभम को समय लग रहा है दुगना। अगर मोहित समय ले रहा है कितना 20, तो शुभम कितना लेगा 40 लेगा, दुगना समय लग रहा है। अब मोहित के मिल गए, शुभम के दिन हमें पता है, कंडीशन को अगर पता हो कि मोहित ने 8 दिन काम किया तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें मोहित भी मिल गया और शुभम भी मिल गया। दूसरे स्टेटमेंट पर नजर डालें। शुभम 15 दिनों में आधा काम समाप्त करता है। आधा काम करता है 15 दिन में, तो शुभम पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा? 30 दिनों में। तो यहां से भी क्या निकल के आया कि शुभम पूरा काम कर लेता है 30 दिनों में, मोहित कर लेता है 20 दिनों में। तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इस प्रश्न में क्या है, हर एक स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट है आंसर देने में। मतलब पहले ऑप्शन से भी आंसर आ जाएगा, दूसरे स्टेटमेंट से भी आंसर आ जाएगा, पहले स्टेटमेंट से भी आंसर आ जाएगा और दूसरे स्टेटमेंट से भी आंसर आ जाएगा, व्हिच मींस कि बोथ स्टेटमेंट आर अलोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर। दोनों अकेले पर्याप्त हैं आंसर देने में, राइट। चलिए, तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बात करें हम SBI की, पीओ में भी इसको देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है SBI का। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की और देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन से DI के क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। SBI है, अलग करने में जाना जाता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि प्री में 2 DI आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। 2 DI का मतलब ये है कि एक बार ग्राफ और एक टेबल ग्राफ, डबल पाई चार्ट देखने को भी मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको देखने को मिल सकती है। तो DI को विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि DI में आपको अच्छे से फोकस करना है, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। क्वेश्चंस पर नजर डालें। निम्नलिखित ग्राफ और सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2005 से 2009 में विभिन्न संख्याएं यानी विभिन्न फैक्ट्रीज में भर्ती विभिन्न संख्याओं में भर्ती विद्यार्थियों का प्रतिशत। हमें क्या दिया गया है, 2005 से 2009 में सेक्शंस दिए गए हैं हमको कि वाणिज्य और विज्ञान और कला, आर्ट, साइंस और कॉमर्स का हमको ये ग्राफ दिया गया है और ये हमें दिया गया है क्या, उनकी संख्या। 2005 में कुल विद्यार्थी इतने थे, 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में। और ये परसेंटेज गिवन है, प्रतिशत गिवन है। विज्ञान पहले नंबर पर विज्ञान है, दूसरे पर वाणिज्य, तीसरे पर कला। मतलब जो बार ग्राफ हमें दिए गए हैं, पहले कौन है, विज्ञान, फिर कॉमर्स और फिर कला। अब क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। 2008 में कला में विद्यार्थियों की संख्या और 2006 में विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या के बीच कितना अंतर है, कैसे करेंगे आइए देखिए। सबसे पहले देखिए 2008 कहां पर है, 2008 हमारा ये रहा और 2008 में कितना है 16580। कला चाहिए हमको, कला की विद्यार्थी 2008 ये रहा, कला हम ये रहा, कितना है 50%। 50% का मतलब 1/2। देखिए DI को जल्दी सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है, आप कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो DI में अच्छा स्कोर कर सकता है। यहां पर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करेंगे देखिए,
50% का मतलब क्या है? 1/2। 1/2 का मतलब आधा, इसका आधा अगर हम करें तो 2008 हम यहां पे लिखें। 2008 में 2 8 जा हो जाएगा और ये 2 2 जा और ये 4 और ये 2 9 जा 18, मतलब 8290। 2008 में कला में विद्यार्थियों का जो संख्या है वो कितनी है? 8290। अब कह रहा है कि 2006 में विज्ञान में विद्यार्थियों, 2006 में विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या 2006 कहां पर है? देखिए ये रहा 2006, विज्ञान पहले नंबर पर है, मतलब 35% किसका? 14,820 का। 14,820 का जब आप 35% निकालोगे, डायरेक्टली हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां से मिलेगा आपको 5187। देखिए हमने जैसा कि आपसे कहा कैलकुलेशंस का बहुत रोल प्ले रहेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। करना क्या है, कैलकुलेशंस कितना फास्ट ओरली आप कर सकते हो। 35% किसका? 2006 में 14,820 का जब आपने किया तो आपको कितना मिला? 5187। हमें लेना था अंतर, दोनों का अंतर हो जाएगा, माइनस कर लीजिए। 10 में से 7 गया 3, 8 में से 0, 2 में से गया 1 और ये 310 थी, इसका सही आंसर है। तो अप्रोच क्या थी? कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। 2008 में निकाला किसका? कला का, और 2006 में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या, और दोनों का अंतर कितना है? 3103। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। 2008 में विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या, 2008, फिर से 2008 कहां पर है? ये विज्ञान में कितना है? 30%, और 2008 में कितना है? देखिए 16580। ओरली अगर हम करें 16580 का 30%, 2 जीरो कैंसिल, तो डायरेक्टली कितना मिलेगा? देखिए 1658 इंटू कितना? 384, 3 8 24 का 4 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17 हो जाएगा, 3 6 18 और 1 19, 3 कम 3 और 1 4। कैलकुलेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कैलकुलेशन आप जल्दी कितना कर सकते हो। तो हमने देखा 2008 में विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4974। अब 2006 की अगर हम बात करें, 2006 में किसकी संख्या पूछ रहा है? वाणिज्य की। 2006 वाणिज्य कहां पर है? ये रहा 50%। वाणिज्य है 50%, किसका? 2006, ये रहा। देखिए 50% का मतलब क्या है? 1/2, मतलब आधा निकालना है। 14820 का आधा कितना हो जाएगा? 14820 का आधा 2 से डिवाइड कर लीजिए, 7 और 2 चको 8, 2 एकम 2, 7410। अब ये इसका कितना परसेंट है? कैसे करेंगे? देखिए क्या कीजिए, आपको आंसर अप्रॉक्स में निकालना है, तो 4974 अपॉन 7410 गुना 100। 7 6 42 होता है, हम सभी को पता है। 7 7 49, समथिंग कितना होगा? 7 होगा, लेकिन ये 400 भी है, तो 70 से कम होगा और 65 से ज्यादा होगा। तो जो ऑप्शन में आपके पास में गिवन होंगे आप उसके साथ जाएंगे। देखिए डीआई में कई बार ऑप्शंस का भी बहुत योगदान रहेगा, कैलकुलेशंस करने के लिए कई बार समय नहीं होता। स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी स्मार्टनेस दिखाएगा। 4974 को डिवाइड करना है किस चीज को? 5000 एज्यूम कर लीजिए, 5000 है, 7400 है, 7 छक्का 42, 60% से ऊपर होगा नो डाउट। और 7 7 49 नजदीकी है, लेकिन ये 400 भी लगा है नीचे, तो 70% से थोड़ा नीचे होगा। यानी अगर हम निकालें तो 75 से लेकर 70 के बीच में आंसर होगा। अब जो 75 से लेकर 70 के बीच में ऑप्शन में है, आप उसको टिक कर लीजिए। डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं कि अब इसको सॉल्व करने पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा लगभग 67%। तो ये भी एक स्मार्टनेस है एग्जाम्स में करने की और कैलकुलेशंस को इजी बनाने की। आपने चेक किया 60 से ऊपर है, 70 से कम है, और 60 से ऊपर है का मतलब 65 से भी ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में एक ही ऑप्शन हमारे पास में बच रहा है, कौन सा? 67। तो आंसर यही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। 2008 से 2009 में कला में विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है? 2008 कहां पर है? देखिए 2008 2009 किसकी बात कर रहा है? कला की। 2008 में कला अभी हमने निकाला था, आधा कितना हो जाएगा? देखिए 50% है, 50% का मतलब हो जाएगा 2। 2008 की बात करें तो 50% का 28228290, राइट। 2009 का मतलब ये रहा, कहां पर है? कला, ये रहा 20%। 20% का मतलब 1/5। 2009 20% का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा,
तो 1122 की मल्टीप्लाई जब आपने 2 से करी तो ये 22 और ये कितना हो जाएगा 44। आपको निकालना क्या है एवरेज। अब देखिए यहां पर भी आप स्मार्टनेस दिखा सकते हो। कैसे देखिए, या तो आप इसको जोड़ लीजिए फिर 2 से भाग कर लीजिए, या पहले ही इसको 2 से भाग करके जोड़ दो, इजी रहेगा। जब 2 से इसको भाग किया 4 1, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, एवरेज में जोड़ने पर 2 से भाग करना पड़ेगा, हम पहले ही भाग कर रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो जोड़ने में। यहां से मिला हमें 11 22, अब जोड़ लीजिए 5 और 2 7, 4 और 2 6, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 4 और 1 5, तो आंसर मिला कितना 5267। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है अपने एग्जाम में। जब आप डीआई में कैलकुलेशंस करो तो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में देनी है, और यही सब चीजें आपको अच्छे स्कोर करवाएगा एग्जाम्स पे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। जैसा कि हमने आपसे बोला कि 2 डीआई आपको देखने को कम से कम मिल सकती है, डबल डीआई हमने बात करी थी, हो सकता है कि कम से कम 5 या 10 नंबर की डीआई भी देखने को मिले, कम से कम 10 नंबर की डीआई भी आ सकती है एग्जाम में। एक टेबल चार्ट हो या बार ग्राफ हो, पाई चार्ट भी हो सकता है इसमें। हमने देखा कि 3 क्वेश्चंस हमको मिले डीआई के, और 2 क्वेश्चन जो हमको मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं, दूसरी अलग डीआई है। व्हिच मींस इसका मतलब ये है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 डीआई भी आपको देखने को मिल सकती है, तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इस डीआई पर नजर डालें तो क्वेश्चंस क्या है देखिए, निम्न सारणी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्षों में विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन हजारों में। क्या दिया गया है, वर्ष दिए गए हैं 8 9 10 11 12। फैक्ट्रियों में स्कूटर का उत्पादन दिया गया है हजारों में। अगर पी फैक्ट्री की बात करें तो ये 20,000 15,000 24,000 13,000 17,000। चलिए क्वेश्चंस पर नजर डालें। क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन है देखिए, वर्ष 2008 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटरों के उत्पादन का फैक्ट्री टी में हुए स्कूटरों के उत्पादन से अनुपात क्या है। 2008 की अगर बात करें, फैक्ट्री पी कितना है 20,000, तो 20 ले लीजिए क्योंकि अनुपात निकालना है। फैक्ट्री टी की बात करें, फैक्ट्री टी हमारा कहां, ये देखिए फैक्ट्री टी और फैक्ट्री पी कितना है 40, तो यहां से जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा 1:2। तो हमने देखा कि बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जब भी रेशियो निकालना हो बहुत इजी। एक क्वेश्चन रेशियो का आपको देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन एवरेज का, एक क्वेश्चन परसेंटेज का। तो ये मान के चलिए जो डीआई का 5 क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, 3 फ्रेमिंग इसी पैटर्न में की जाती है, एक परसेंटेज से, एक रेशियो से और एक एवरेज से। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं अगर बात करें डीआई की। सिंपल सा क्वेश्चन था कि 2008 में पी और टी का कितना होगा, तो हमने देखा पी कितना है 20 और टी 40, अनुपात कितना आ गया 1:2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 2008 की समय विधि में हुए औसत उत्पादन के बराबर था। फ्रॉम स्प्रिंट है यहां पर, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 से लेकर 12 होगा, यहां पर प्रोमिसिंग है, यहां पर 8 से लेकर 12। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष में सभी फैक्ट्री के स्कूटर का उत्पादन 2008 से 2012 की समय विधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन हालांकि बहुत इजी है। हमें पहले औसत निकालना है, फिर चेक करना है वो औसत किस समय विधि के बराबर है। मतलब पहले समझिए, ये हमें क्या है 2008 9 10 से 11 12। हमने देखा 2008 में 115 है, फिर 108 है, फिर 149 है, फिर 102 है और अंत में कितना है 101। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 5 13 और 9 22 और 2 24 और एक कितना हो जाएगा 25 का 5 और 2 6 और 1 7 और यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये कितना मिल गया 575 मिला हमें यहाँ से। ये क्या है, ये कुल उत्पादन है 2008 से लेकर 2012 तक का, मतलब 5 वर्षों का औसत निकालना है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिला 115। अब चेक कीजिए ये 115 जो है वो किस वर्ष में बराबर है। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2008 में कुल कितना है 115 और औसत भी कितना है 115। तो क्वेश्चन का मतलब यही था, किस वर्ष में फैक्ट्रियों का उत्पादन औसत के बराबर है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2008।
तो बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये थी कि हमें क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना है, क्वेश्चंस है क्या। जब आप क्वेश्चंस का मतलब समझ जाएंगे तो आपको पता लगे क्वेश्चंस में कोई जान नहीं थी, क्वेश्चंस बहुत इजी था। तो इस एसटी डिस्कशन में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियोस के लिए। देखिए आप लोगों को इस वीडियोस के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, साथ ही साथ ट्रिक्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपना सुझाव और अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो है क्या www.youtube.com/c-mahindra-guru वीडियोस पे हमें कमेंट कीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप हमें देखेंगे कि और भी जो वीडियोस हम लोग बात करेंगे, अभी पीओ की भी बात करेंगे, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। ऑल द बेस्ट।